the rating outlook, there are 2 points to note here. One is the level of the rating itself, and we already have some scope for differentiation. And the second point is where the rating will go. And when we say the rating, when we say the banking system outlook is stable, the message we are giving out is that while we do recognize that the credit profiles of the public sector banks remain weak, we think they are consistent with where they are currently rated at. So when we say that we can't comment on specific names, but as a group, we think their current credit profiles are consistent with the current weaknesses that we are seeing in them. जी 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 मिस्टर वडलामनी, अब एक चीज़ और मैं यहाँ पर जानना चाहूँगी। बीते एक साल कैलेंडर में एक साल में आरबीआई की ओर से 150 बेसिस पॉइंट का कट आया, लेकिन बैंकों ने वो पूरी तरह से पास ऑन नहीं किया क्योंकि हायर एनपीएस इश्यूज थे, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट की दिक्कतें थी। लेकिन अब क्योंकि सिचुएशन इंप्रूव हुई है बैंक्स की भी और रेट कट की भी यहाँ पर काफ़ी प्रोजेक्शंस हो रही हैं, तो अभी रेट कट सिनेरियो इंडिया में आपको कैसा नज़र आ रहा है? क्या इस कैलेंडर ईयर में आप रेट कट की होप्स कर रहे हैं? Well, we don't really forecast the rate movements for a specific policy meeting. But if I could take a 12-month view, our view is that we think monetary policy will remain accommodative. Okay. At the same time, the scope for rate cut is limited because of what's happening on the inflation front. So there could be a 25 basis points rate cut at some point in the next 12 months, but we don't think that there's going to be many more rate cuts than that. 25 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा की कटौती उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि अगले एक साल में आरबीआई करता हुआ नजर आएगा। लेकिन सिर्फ इंटरनेशनल फ्रंट पे जो दो बड़े इवेंट्स हैं वो है फेड की पॉलिसी बैठक और साथ साथ बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी बैठक। दोनों ही सेंट्रल बैंक से क्या उम्मीदें हैं? क्या इस बार फेड ब्याज दरें बढ़ाएगा और बैंक ऑफ जापान के नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स और कैरी करते हुए नजर आएगा आपको? Well, I'm sorry. I don't have a specific view on those events. I'm not the concerned person who can talk about that. जी चलिए, शुक्रिया वडलामनी, आपने बातचीत की जी बिजनेस से समय दिया। थैंक यू वेरी मच। इनफैक्ट मिस्टर टंडन, जो इंडियन बैंक्स पर रिपोर्ट आई है मूडीज़ की, एक स्टेबल आउटलुक जारी किया है और अगेन इन्होंने एज दिया है प्राइवेट बैंक्स को। पीएसयू बैंक्स के भी हालात बेहतर हुए हैं ये माना उन्होंने, लेकिन एज उनका जो रहा है झुकाव वो प्राइवेट बैंक्स की ओर ही रहा है। अभी आपका व्यू क्या है पूरे ही बैंकिंग पर? क्योंकि एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स ने कंफर्ट दिया है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत सारे एक्सपर्ट्स को। अभी आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? अगर आपको टैक्टिकली देखना है तो जो प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उसमें शायद आपको वैल्यूएशन चीप लगेगा, लेकिन उन्होंने मोर और लेस लेंडिंग बंद कर दी है। कॉर्पोरेट सेक्टर को तो बिल्कुल लेंडिंग बंद कर दी है। अब जो भी लेंडिंग है वो कंज्यूमर सेक्टर में हो रही है। जहाँ तक कंज्यूमर सेक्टर का हिसाब है वहाँ पे प्राइवेट बैंक को एज रहता है सर्विस, टेक्नोलॉजी, क्वालिटी तीनों में। तो मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म के लिए कोई पब्लिक सेक्टर में कोई ख़ास बदलाव आया है। अगर उसमें लेंडिंग का तरीका या उसमें ओनरशिप स्ट्रक्चर को चेंज किया जाए तो अलग बात है। फ़िलहाल अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है तो प्राइवेट सेक्टर बैंक के ऊपर आप वापस आ जाएंगे। अगर आपको टैक्टिकली इन्वेस्ट करना है तो उसमें शायद आपको प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में एक दो शायद शेयर्स आपको मिल जाएं जहां पर कुछ शायद बदलाव आ सकता है। आज एफएनओ में बहुत कम ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर पॉजिटिव फ्रंट पे अप्रोच किया और ज़्यादातर स्टॉक्स आपको फार्मा क्षेत्र से जुड़े हुए नजर आएंगे। लेकिन चंदन, आपके रडार पर दो स्टॉक्स जहां पर आप समझते हैं तेजी बन सकती है गोइंग फॉरवर्ड? देखिए एफएनओ स्पेस से देखिए बायोकॉन काउंटर, बायोकॉन और फार्मा ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा मेरा मानना है कि अब टाटा कम्युनिकेशन में बाइंग इंटरेस्ट देखना चाहिए। देखें जिस हिसाब से भारतीय आइडिया इन सब में सेलिंग हुई थी, काउंटर में भी थोड़ी सी वीकनेस आई थी, बट 492-93 के लेवल को होल्ड करके वापस 525-30 के लेवल को निकालने के तैयार है। ये ऑलमोस्ट हाईएस्ट डेली क्लोजिंग देने को तैयार है और एक नया ब्रेकआउट यहाँ पे बनता हुआ नजर आ सकता है। तो इन सारे तथ्यों के हिसाब से यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 516 का स्टॉप लॉस रहेगा, उसके साथ 542 से लेकर 547 तक के टारगेट रहेंगे। तो इन्होंने एफएनओ में बात करी तो एस्कॉर्ट्स और डेल्टा को हमारे रडार पे, डेल्टा को हम मानते हैं कि 175 से लेके 178 के लेवल बीटीएसटी ट्रेड में देखने को मिल सकते हैं। जी, सडन बाइंग आई है अभी भी प्रभात डेयरी में और स्टॉक दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है। एस्कॉर्ट्स तो डे हाई पर ट्रेड कर ही रहा है, लेकिन प्रभात डेयरी अब करीब 7.5% के गेंस लेकर कामकाज कर रहा है। परफॉर्मेंस जिन स्टॉक से आ रही है, कुछ और शेयर्स अगर मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में ही देखें तो केमिकल स्टॉक्स के अलावा कुछ टेक्सटाइल स्टॉक्स भी हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स सुबह से ही स्ट्रॉन्ग रहा है, अच्छी खरीदारी आज भी उस स्टॉक में देखी जा रही है। शारदा एनर्जी एक स्टॉक जहां पर 5.5% का मूव है विद गुड वॉल्यूम्स। कोल्टे पार्टनर की ऑलरेडी हमने बातचीत की।
एक बार ये इनफैक्ट निताशा जो ये छोटे फार्मा स्टॉक्स है, विवमेड लैब्स, मार्क्सन फार्मा, एसएमएस फार्मा, ये सभी स्टॉक्स इनफैक्ट परफॉर्म कर रहे हैं। बातचीत करेंगे फार्मा शेयर्स पर भी, लेकिन वक्त हुआ है जानने का कि आज का फाइनल बेट कौन सा है। रुक कर लेते इसी सेगमेंट का। अंचल मौजूद है हमारे साथ आज का फाइनल बेट लेकर। बताइए अंचल। शुक्रिया दीपाली। आज के लिए फाइनल बेट के तौर पे आप एमईपी इंफ्रा में शॉर्ट टर्म में निवेश कर सकते हैं। शानदार चार्ट्स पे लग रहा है और साथ साथ एक अच्छे फंडामेंटल्स भी है कंपनी के। पहले फंडामेंटल नजरिए की बात करते हैं। देखिए कंपनी को हाल ही में 4 टोल प्रोजेक्ट्स मिले हैं और आगे चल के Q2 से इनके नंबर्स पंचन होना शुरू हो जाएंगे। वो एक बड़ा ट्रिगर रहेगा कंपनी के लिए। साथ ही साथ कर्ज कंपनी पे काफ़ी था जिसको पे ऑफ करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। हाल ही में एमईपी इंफ्रा ने अनाउंस किया कि कंपनी 2500 करोड़ जुटाने की योजना रखती है और ये रकम जो है इसका इस्तेमाल कर्ज को पे ऑफ करने के लिए किया जाएगा। अब चार्ट्स की बात करते हैं। देखिए बीते 18 दिनों से ये शेयर बेहद सीमित दायरे में कामकाज कर रहा था। कंसोलिडेशन साफ दिख रही थी शेयर में और अब एक पुल बैक के संकेत दिख रहे हैं। जिस तरह से आखिरी के आधे एक घंटे में इसमें वॉल्यूम बिल्डअप होता हुआ दिखा है, यहाँ से एक शार्प पुल बैक ये शेयर आपको शॉर्ट टर्म में देता हुआ दिखेगा। 100-200 डेमा के बीच में इस शेयर ने आज एक अच्छी कंसोलिडेशन की है और जल्द ही अब इन एवरेजेस को ब्रेक करता हुआ ये शेयर दिख सकता है यहाँ से अगर पुल बैक एक आता है। इसके अलावा ऑलरेडी जो छोटे मंझोले इंफ्रा स्टॉक्स हैं उनमें एक तेज़ी बनी हुई है। अभी तक एमईपी ने उस पूरे जोर से इस तेज़ी में पार्टिसिपेट नहीं किया है। यहाँ से आप एक ये अंडर वैल्यूड स्टॉक बनता है, यहाँ से एक अच्छी तेज़ी बिल्डअप हो सकती है। इसीलिए आप एमईपी इंफ्रा में दाव लगाइए। आपके लिए टारगेट रहेगा 47 रुपीज़ का, स्टॉप लॉस रखिए 42.50 पे। 200 दिन की एवरेज को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके ऊपर टिक गया तो हो सकता है कि मूव और एस्केलेट होता हुआ नजर आए। फिलहाल दिन के उच्चतम स्तर पे 3% के आसपास की तेजी ऑलरेडी जनरेट कर चुका है एमईपी इंफ्रा। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और ये स्टॉक आज का फाइनल बेट एमईपी इंफ्रा बताने के लिए। दिन के उच्चतम स्तर पे 3% का स्ट्रॉन्ग मूव। लेकिन मिस्टर टंडन, यहाँ पर जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों में एक्यूमुलेट हुए, कोई स्पेशल रीजन सर इतने स्ट्रॉन्ग बढ़त इन सभी स्टॉक्स में आ चुकी है हाल फिलहाल? नहीं, आई थिंक पता नहीं मुझे कोई ऐसा नॉट अवेयर कि कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ है जिसके कारण कोई ट्रिगर हो। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट का जिस तरह से फोकस रहा है तो T&D और रोड दोनों में बढ़त संभावित है और जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी अच्छे हैं और शायद यहाँ से बरकरार रहेंगे, तो उसमें डेफिनेटली इंटरेस्ट बना रहेगा। लेकिन इंफ्रा स्टॉक्स में एक स्पाइक जरूर आया है और ज़्यादातर शेयर्स डे हाई पर। पटेल इंजीनियरिंग 2-3 दिनों से करेक्ट हो रहा था, आज वापस दिन के ऊपरी स्तरों पर आ गया है। HCC के स्टॉक में एक सडन स्पाइक आया है। एमईपी इंफ्रा की भी बात कर रहे थे अंचल, वो भी दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहा है। चंदन, कोई ट्रेड आप इनिशिएट करने की सलाह देंगे इंफ्रा स्टॉक्स में, स्पेशली जो अभी भी मूव दिख रहा है उसको ध्यान में रखते हुए? जी हाँ, देखिए इंफ्रा रेडर में देखें तो एफएनओ से आईआरबी इंफ्रा हमारे रेडार पे और ये स्टॉक नया ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। 252 के आसपास का हर्डल है, बट उसको पार करने के बाद 260-62 तक के लेवल देखने को मिल रहे हैं। पिछले 5 दिनों से ये लगातार 242-43 के सपोर्ट को होल्ड कर रहे हैं। उसके अलावा पटेल इंजीनियरिंग की आप बात करें तो इस काउंटर में भी लगातार एक पॉजिटिव मूव था। 2 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद वापस रैली आई है। इसने 100 के जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसको होल्ड किया और इसलिए वापस 118-120 जो रिसेंट आई है वो यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। निताशा, ऑयल एंड गैस और मेटल स्टॉक्स आज कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में खरीदारी, इनफैक्ट निफ्टी में देखें तो ONGC लीड कर रहा है। टाटा स्टील पे मूव काफ़ी पॉजिटिव है। मेटल स्टॉक्स में यहाँ पर आज तेज़ी बनी, लगभग 1.5% ऊपर आता हुआ नजर आया। ऑयल एंड गैस या फिर कॉमोडिटीज और मेटल स्टॉक्स, आपको इन स्तरों पर कोई स्टॉक पसंद है? देखिए मेटल्स में डेफिनेटली वो न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग होती रहती है, 1-2% ऊपर जाते भी हैं, लेकिन अगर आप उनकी कंपनीज का फंडामेंटल्स देखें तो उसमें ऐसा कोई सुधार नहीं आया है। डिमांड अभी भी प्रेशर में है, इनफैक्ट डिमांड एलूसिव है, प्राइसेस पे भी प्रेशर चल रहा है। गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से इस पिछले क्वार्टर में प्राइसेस में एक स्टेबिलिटी देखने को मिली थी, लेकिन ये जब तक डिमांड में पिकअप नहीं आएगा तब तक ये सस्टेनेबल नहीं रह सकता। ओवरऑल मेटल सेक्टर पे हम लोग अभी इस समय अवॉइड ही रहेंगे। जी मिस्टर टंडन, डिफेंसिव्स पर अभी आप कैसे प्लेस्ड हैं? एक तो IT जहां पर अगले कुछ क्वार्टर्स को लेकर ऑलरेडी कंसर्न है रेवेन्यू ग्रोथ के, और दूसरी तरफ फार्मा जहां पे थोड़े से ग्रीन शूट स्पेशली ऑन USFDA फ्रंट पर दिखे हैं। कुछ रिपोर्ट्स भी आई जिसमें ये कहा गया है कि जो USFDA ऑडिट्स हैं वो जो हैं वो आने वाले समय में जल्द ही फार्मा सेक्टर के लिए शायद ओवर होते हुए दिखें। अभी आपका व्यू है कि IT और फार्मा में? फार्मा हम लोगों ने पहले भी बात करी कि उसमें इस वक्त थोड़ा सा क्लाउड जो हैं वो कम दिख रहे हैं और वैल्यूएशन भी थोड़ा सा बेटर हो गया है, तो इसके कारण फार्मा में डेफिनेटली नियर टर्म के लिए भी निवेश किया जा सकता है।
आईटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त क्लैरिटी नहीं है कि ग्रोथ आएगी और कब आएगी, अगर आएगी तो, या अगर बिज़नेस मॉडल कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा यहाँ से। अगर टोटली चेंज हो जाता है तो यहाँ से भी आप निवेश करके कोई ख़ास पैसे नहीं बना पाएंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर ये टेम्प्रेरी ब्लिप है और कंपनियाँ जो हैं अपने को एडजस्ट करके नए मोड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो आपको बेसिकली कॉल ये लेना है कि आईटी का जो बिज़नेस है वो परमानेंटली चेंज होके कितना चेंज हो गया कि जो एग्जिस्टिंग कंपनियाँ हैं, स्पेशली बड़ी वाली, वो उसको बदलाव, अपना मॉडल में बदलाव कर सकती हैं या नहीं। छोटी कंपनियों में आप डेफिनेटली निवेश कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर मोर स्पेसिफिक और नैरोअर बिजनेस मॉडल रहता है, तो वहाँ पर अगर कोई ग्रोथ दिखा रहा है इस वक्त भी, तो उसमें वो निवेश करने लायक डेफिनेटली है। चलिए कुछ ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कल के लिए। एक तो चंदन जी, अब कुछ मिड कैप स्टॉक्स में आपसे डिस्कस करना चाहूँगा क्योंकि जो एक्टिविटी है वो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में ही है। क्वालिटी, ये स्टॉक कैसा लग रहा है? अगर आप क्वालिटी के चार्ट स्ट्रक्चर देख पाएँ, आज मूव इस स्टॉक ने ठीक दिया, गिरते बाजार पे अपनी पकड़ मजबूत की है, और साथ ही साथ तलवलकर, दोनों स्टॉक आपको कैसे लगते हैं? जी हाँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे तलवलकर पे आज डिस्कस करना चाहूँगा। तलवलकर पे काफ़ी यहाँ पे पॉजिटिव है। ये स्टॉक काफ़ी दिनों के बाद में यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला है और जिस हिसाब से एक वीकली चार्ट में पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बन रहा है, लग रहा है 300 तक के लेवल आने वाले कुछ दिनों में बना सकता है। यहाँ पे अब इमीडिएट ट्रेडिंग के लिए लगभग 262 का स्टॉप लॉस रहेगा और 2 दिनों में एक राइजिंग वॉल्यूम देखने को मिल रहा है और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर काउंटर कामकाज कर रहा है, तो लगभग 10 से 12% तक की रैली अभी भी इस काउंटर में देखने को मिल सकती है। जहाँ तक क्वालिटी डेरीज की बात करें, इस काउंटर में भी एक 5-6 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। एक राइजिंग वॉल्यूम के साथ मूवमेंट हुआ है, अपने आप को 118 के लेवल पे होल्ड किया है, तो 118 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा कि 132 तक के लेवल के लिए टारगेट के लिए ट्रेड किया जा सकता है। तो तलवलकर पे हम ज्यादा बुलिश है, क्वालिटी भी यहाँ पे एक सपोर्ट बेस्ड बाइंग के लिए ट्रेड किया जा सकता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पर व्यू क्या है आपका अभी मिस्टर टंडन? ज़्यादातर कंपनियां जो हैं वो फेस्टिवल सीजन को लेकर एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रही हैं। एलजी लिस्टेड प्लेयर नहीं है, लेकिन उनकी ओर से स्टेटमेंट्स आए थे हाल ही में कि 30% तक की ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वर्लपूल ने भी ये बात कही थी कि कई सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ उनको मिल सकती है इस बार के फेस्टिवल सीजन में। 30% नहीं, लेकिन इसी के आसपास की ग्रोथ वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या इस स्पेस को देखना चाहिए अपकमिंग फेस्टिवल सीजन को ध्यान में रखते हुए? मेरे हिसाब से ज़्यादातर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनियां काफ़ी ऊपर चढ़ चुकी हैं और वैल्यूएशन काफ़ी तगड़ी है। ऑलरेडी एनालिस्ट ने ये समझ के रखा है कि ग्रोथ आएगी और अगले 2 साल तक आएगी, और उसके बावजूद जो वैल्यूएशन है वो 30-35 टाइम अर्निंग्स के ऊपर चल रही है 1-2 साल आगे। मुझे नहीं लगता यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा नियर टर्म में पैसे बनने वाले हैं। लॉन्गर टर्म में भी शायद यहाँ से पैसा बनना, आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की संभावना ज़्यादा है। चलिए कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर आज टाटा मोटर्स पर खबर आ रही है रजत एजेंसीज के थ्रू कि JLR नॉर्थ अमेरिका में JLR जो है उसको रिकॉल किया गया है। 22,657 व्हीकल्स को टाटा मोटर्स ने रिकॉल किया है। ये रिकॉल क्यों हुआ है इसके बारे में भी जानकारी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली एक अच्छी खबर नहीं है टाटा मोटर्स के लिए। नॉर्थ अमेरिका में JLR का रिकॉल हुआ है और 22,000 JLR का रिकॉल किया गया है। 22,657 व्हीकल्स JLR की रिकॉल हुई हैं। ये एक अभी इंफॉर्मेशन मिल रही है। हालांकि अगर आप स्टॉक देखें टाटा मोटर्स का 1.5% नीचे ये ट्रेड कर रहा है 546 के लेवल पर। स्टॉक आप देखें एकाएक नीचे आया है इस खबर के आने के बाद। अभी और डिटेल्स आनी बाकी हैं कि जो ये रिकॉल किया गया है ये क्यों है, लेकिन डेफिनेटली एक अच्छी खबर नहीं है। मिस्टर टंडन, अभी आप बात कर भी रहे थे टाटा मोटर्स की कि इन स्तरों से और अपसाइड दिख रहा है, लेकिन इस न्यूज़ फ्लो पर कुछ कमेंट करेंगे? ऑब्वियसली अगर कहीं पे भी इंटरनेशनल मार्केट में टाटा मोटर्स में कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसमें शेयर के ऊपर नेगेटिव प्रभाव रहेगा। ज़्यादातर वैल्यूएशन जो है आज के दिन टाटा मोटर्स का इंटरनेशनल मार्केट से ही है। इंडिया में तो हार्डली उनका 10% बिजनेस का वैल्यू इंडिया से आती है। चलिए तो इस खबर पे और अपडेट देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल 22,657 गाड़ियाँ जो रिकॉल की गई हैं JLR की ओर से, उसका इम्पैक्ट आज 1.5% के आसपास की गिरावट जो है वो टाटा मोटर्स पे देखने को मिल रही है। लेकिन निताशा, आपके रडार पर मैम स्टॉक स्पेसिफिक, अगर सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक में बात करूँ तो कौन से ऐसे मिड कैप स्टॉक्स या फिर थीम्स आप समझते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड जहाँ पर पैसा बन सकता है अगले 3 से 6 महीने में?
जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि कंजम्पशन से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं उसमें हम लोग पॉजिटिव हैं। इनफैक्ट पूरा ही कंजम्पशन थीम इस समय अट्रैक्टिव लग रहा है, बी इट टेक्सटाइल्स, बी इट होम इम्प्रूवमेंट, बी इट ऑटोज़ के ही चलते हुए ऑटो एंसिलरीज जो हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। ऑफकोर्स उसमें थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेना बेटर रहता है, लेकिन पूरा ही सेक्टर जो है वो अट्रैक्टिव लग रहा है। इसके अलावा एग्री केमिकल्स है, मीडिया है, ये सारे ही सेक्टर्स जो हैं ये काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं अगले 3 से 6 महीने एंड इनफैक्ट इवन लॉन्गर। चलिए बीटीएससी ट्रेड्स जान लेते हैं साक्षी से, मौजूद है हमारे साथ। बताइए साक्षी। शुक्रिया दीपाली। शुरुआत करेंगे लोकेश उपल की कॉल्स के साथ। इनकी पहली पिक ले लेते हैं। ऑयल इंडिया पर ये बीटीएससी ट्रेड रेकमेंड कर रहे हैं। जो टारगेट्स खरीदारी के लिए इन्होंने रेकमेंड किए हैं वो 415 के हैं और स्टॉप लॉस हमें 398 का मेंटेन करना होगा। इनकी दूसरी पिक देखते हैं, ये भी वाइट स्पेस में है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट पर ये बुलिशली बेट कर रहे हैं। टारगेट बताया 1170 का और स्टॉप लॉस हमें नीचे में मेंटेन करना होगा 1130 का। अगली पिक से आशीष क्याल की तरफ से पहली पिक इनकी फार्मा स्पेस से बायोकॉन पर है, जहां पर ये बीटीएससी ट्रेड रेकमेंड कर रहे हैं। खरीदारी के लिए टारगेट्स 1020 के, स्टॉप लॉस हमें 925 का मेंटेन करना होगा। साथ ही दूसरी पिक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर है, यहां पर भी खरीदारी की सलाह है इनकी। जो टारगेट्स बताए हैं खरीदारी के लिए 1300 के और स्टॉप लॉस हमें 1200 का मेंटेन करना होगा। नीरव चेड़ा की तरफ से 2 कॉल्स आई हैं। पहली पिक इनकी ग्रैन्यूल्स इंडिया पर है, खरीदारी की सलाह यहाँ पर दी है। टारगेट बताया 130 का, स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा हमें 117 का। साथ ही नोसिल पर भी ये बीटीएससी ट्रेड रेकमेंड कर रहे हैं। टारगेट बताया 74 और स्टॉप लॉस हमें 65 का मेंटेन करना होगा। शुक्रिया साक्षी आपका। ट्रेडर्स कॉल भी आपको बता देते हैं, 3 और ट्रेडिंग बेट्स जहां पर आप पोजीशंस बना सकते हैं। राजेश सतपुते ने चुना है विप्रो को, 481 पर ट्रेड कर रहा है ये शेयर। 490 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 475 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। दूसरी चॉइस है टाटा एलेक्साई, अगेन आईटी स्पेस से ही 1620 के टारगेट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 1620 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। 1545 पर अभी कामकाज कर रहा है टाटा एलेक्साई का शेयर। और तीसरी चॉइस है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, हालांकि 6% नीचे है ये स्टॉक, लेकिन इनका मानना है कि इन स्तरों से रिकवर हो सकता है। 85 के स्टॉप लॉस के साथ आप इस डिप को यूज करें लॉन्ग जाने के लिए 96 के टारगेट्स के लिए। चंदन, 2 ट्रेड्स जो आप कल के लिए कैरी करेंगे। जी हाँ, देखिए ऑलरेडी हमने टाटा कम्युनिकेशन, बायोकॉम और डेल्टा कॉप की बात कर चुके हैं। मेरे हिसाब से डेल्टा कॉप को कैरी किया जा सकता है, 175 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। उसके अलावा भी यदि किसी को नया ट्रेड लेना है तो मेरे हिसाब से एक मदरसन सुमी है जो 5 दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है। लास्ट वीक में बाइंग इंटरेस्ट हुआ है, वॉल्यूम भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और 328-29 तक के लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। 317 के स्टॉप लॉस या एफएनओ में खरीदारी की सलाह रहेगी। फिर से मिड कैप स्पेस से सवाल पूछूंगा चंदन में, क्योंकि फिर से एक्शन यहीं पर दिखा मेरे को। एक तो महिंद्रा हॉलीडेज, अगर आप इसको ट्रैक कर पाएं नॉन डेरिवेटिव कैटेगरी में, महिंद्रा हॉलीडेज दिन के उच्चतम स्तर के बेहद करीब कामकाज कर रहा है। और दूसरा स्टॉक है फेडर्स लॉयड, आज इंपॉर्टेंट एवरेजेस पार करने की कोशिश है इस स्टॉक की। 200 दिन की एवरेज मेरे ख्याल से इसके ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है। तो फेडर्स लॉयड और साथ साथ महिंद्रा हॉलीडेज कैसा लग रहा है आपको? जी हाँ, सबसे पहले मैं MHRL की बात करूं, तलवलकर की तरह इस काउंटर में भी हमारा पॉजिटिव व्यू है। हालांकि काफी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद मूवमेंट हुआ है और मेरा मानना है कि ये सारे क्वालिटी कंपनीज है और एक धीरे धीरे यहाँ पे मोमेंटम बनते हुए नजर आएंगे। स्पेशली इसके प्राइस पैटर्न को देखें तो 440 इसका एक पहले हर्डल हुआ था, उसको ब्रेकआउट दिया और वापस उन्हीं लेवल को टेस्ट करके ये मुंह दिखा रहा है। तो काफी ज्यादा यहाँ पे चांसेस है कि वापस ये 500 तक के लेवल को दिखाए। हालांकि वॉल्यूम थोड़ी कम है तो हो सकता है कंसोलिडेशन होके और टाइम लग के मूवमेंट आए, बट ओवरऑल यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं और एक अप मूव बन सकते हैं। फेडरल लॉयड की बात करें, यहाँ पे एक टेक्निकली प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला है। लगभग 10-12 वीक के बाद इसने 75-50 के लेवल को निकाला है और आज का जो वॉल्यूम है कंपैरेटिवली पिछले काफी महीनों के हाईएस्ट वॉल्यूम को दर्ज कर रहा है। तो यहाँ पे ऊपर में 80 तक के टारगेट यहाँ पे इस काउंटर बन सकते हैं। ये दोनों ही काउंटर अच्छे हैं, तलवलकर, MHRL और फेडरल लॉयड, इन तीनों चारों काउंटर में पॉजिटिव रहेगा। बाजार कंसोलिडेट पे होता है तो भी मिड के काउंटर है वो परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। जी मिस्टर टंडन, ये NBFC स्टॉक्स पर एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस के बाद अब ये स्टॉक्स थोड़ा सा थम गए हैं। अब ये बीते कई सत्रों से आप देखेंगे, कई सेशन से फ्लैटिश टोन पर या फिर थोड़ा बहुत दबाव हमने ऊपरी स्तरों पर देखा है। क्या जो रीसेंट रनअप के बाद अब जिस तरह का बिहेवियर देखा जा रहा है, क्या इसे ऐसे देख सकते हैं कि जो बबल बिल्डिंग प्रोसेस अब शुरू हो गया है, अब जो ट्रेड इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर मुनाफा समेट रहे हैं, या फिर अभी भी आप रीसेंट रनअप के बावजूद भी स्टीम देख रहे हैं और बुलिश हैं? देखिए, हर तेज़ी में एक सेक्टर जो है वो बबल बन जाता है। मेरे हिसाब से 2 सेक्टर इस बार बबल बने हैं फाइनेंशियल सर्विसेज में। एक है जो आपने अभी जो मेंशन किया NBFCs, स्पेशली जो कंज्यूमर फाइनेंस में है, और दूसरा जो है वो है आपका जो हमारा NPA क्रिएटिंग जो होना चाहिए, जो जहाँ पे हम पैसे बांटते हैं, जैसे भारत फाइनेंशियल और इक्विटास जैसे कंपनियाँ, जहाँ पे कोई
जो है देयर इज़ नो सिक्योरिटी फॉर द लेंडिंग। तो मेरे हिसाब से ये दोनों बबल वाले सेक्टर हैं। राइट। और कुछ ट्रेड्स जहां पर आज पैसा बना निवेशकों का, उसमें पीवीआर शामिल है, ये दिन के उच्चतम स्तर पे ट्रेड कर रहा है, स्ट्रॉन्ग मूव आज इंटरडे बेसिस पे। और ज्योति लैबोरेटरीज, इनफैक्ट ये सरप्राइजिंग है, एफएमसीजी पैक में ज्योति लैबोरेटरीज जो है वो आज एक्यूमुलेट हुआ और इनफैक्ट अगस्त लेटर हाफ से ही इस स्टॉक में काफ़ी स्ट्रांगली एप्रिसिएशन है, आज 3.5% की तेज़ी बनती हुई नजर आई। पीवीआर और ज्योति लैबोरेटरीज, चंदन बेस्ट ट्रेड कौन सा कल के लिए जाने के लिए? जी मेरे हिसाब से यहाँ पे ज्योति लैबोरेटरी दोनों में से बेहतर मूव दिखाया हुआ देखने में मिल सकता है, क्योंकि देखें ज्योति लैबोरेटरी एक वीकली और मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और इनफैक्ट ये अपने लाइफ टाइम हाई लेवल को छूने को तैयार हो रहे हैं। 3-4 दिन का वॉल्यूम भी काफी अच्छे और जिस हिसाब से बाकी सारे फार्मा काउंटर्स में मूवमेंट हो रहा है, ये ट्रिगर भी इस कंपनी के प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जा सकता है। तो ऊपर में जो इसका एक्सटेंशन आते हैं वो 360 तक के आसपास आता है, वहीं 337 तक के लेवल यहाँ पे देखने को सपोर्ट में काम आएंगे। पीवीआर की बात करें, ये काउंटर काफी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद मूवमेंट हुआ है, डिविडेंड भी रिसेंटली डिक्लेयर हुआ है। यदि किसी को ट्रेड करना है तो यहाँ पे थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस 1175 के आसपास का रखना पड़े। जी निताशा, ये शुगर शेयर्स में बीते 3 दिनों में जो खरीदारी दिखी है, आप इसे कैसे देख रही हैं? क्योंकि कोई भी एक पॉजिटिव खबर आती है तो एक अच्छा उछाल हम इस पूरे ही स्पेस में देखते हैं। अभी खबर यही थी कि प्रोडक्शन कम होने की वजह से जो प्राइसेस हैं वो बढ़ सकते हैं और इस ट्रिगर की वजह से बीते 2 दिन में तो ये पूरा ही सेक्टर चला और आज कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में बाइंग है। लेकिन कर क्या रही हैं अभी आप शुगर स्टॉक्स पर? शुगर एक कमोडिटी बिजनेस है, न्यूज़ बेस्ड काफ़ी ट्रेडिंग होती है, उसमें इनफैक्ट जब भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ आए तो एक मोमेंटम देखने को मिलता है, लेकिन उसके बाद में वो काफ़ी महीने, इनफैक्ट काफ़ी लंबे पीरियड तक जो है वो स्टॉक्स जो है वो नीचे की तरफ ही जाते हैं। तो अगर आप उसको एक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो डेफिनेटली अट्रैक्टिव लगता है। जो जिस तरह से अभी रिसेंटली एक खबर आई है कि इंटरनेशनल सप्लाई जो है उसमें कंस्ट्रेंट्स आ सकते हैं, जिसकी वजह से कि प्राइसेस को बेनिफिट मिल सकता है, उसकी वजह से थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप लॉन्गर टर्म होराइजन से देखिए तो इन स्टॉक्स में लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर्स ने पैसा खोया ही है, बनाया नहीं है। तो ट्रेडिंग के ही व्यू पॉइंट से देखा जा सकता है, इन्वेस्टमेंट के लिए तो डेफिनेटली इसको अवॉइड ही करना चाहिए। 2 स्टॉक्स और चंदन आपके लिए, एक तो ग्रेफाइट देख के बताएं इस स्टॉक पे क्या किया जाए, और साथ साथ रोशेल डेकोर, दोनों में से बेहतर ट्रेड कौन सा है? जी देखिए, ग्रेफाइट की बात करें तो काफी कम वॉल्यूम है। रोशेल डेकोर है वो यहाँ पे नए मोमेंटम छूने को तैयार है। सबसे पहले यदि मैं ग्रेफाइट के यहाँ पे प्राइस स्ट्रक्चर को देखूं तो काफी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद में अपने आप को ये 73 का बॉटम बना है, 77 78 तक आया है। जरूर एक इमीडिएट स्विंग आ रहे हैं बट ओवरऑल एक कंसोलिडेशन मूव कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन वीकली चार्ट पे बन रहे हैं। तो ऊपर में अप स्विंग आता है तो काउंटर 81 तक आ सकते हैं, वही 73 का सपोर्ट लगातार इसमें बरकरार रहेगा। रोशेल डेकोर की बात करें, मेरे हिसाब से ये ग्रेफाइट से बेटर काउंटर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक नए ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 500 के लेवल को काफी दिनों के बाद में ये होल्ड कर रहा है और हाईएस्ट डेली क्लोजिंग भी ये काउंटर दे रहा है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए 492 का स्टॉप लॉस और ऊपर में 530 तक के टारगेट रहेंगे। तो ग्रेफाइट के बजाय मैं रोशेल को प्रेफर करूंगा, बट ग्रेफाइट में भी थोड़े बहुत स्विंग आ सकते हैं। जी मिस्टर टंडन, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का परफॉर्मेंस जैसे रहा है बीते हफ्ते या फिर इस हफ्ते, आज थोड़ा सा ये स्टॉक कमज़ोर ज़रूर है ऊपरी स्तरों से, लेकिन एक अच्छी परफॉर्मेंस इसने दिखाई थी। फ्राइडे को इसने अपना 27 मंथ्स का हाई टच किया था कल, और कल का सेशन भी इसका पॉजिटिव भी था, दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ था। क्या अभी करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि जो गुड टाइम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का वो रोल आउट होना शुरू हो गया है? बेट करना चाहिए स्टॉक पर या फिर अवॉइड कर रहे हैं? अगर आप कंपेयर करें पिछले लेट से 6 महीने पहले से, अब डेफिनेटली सिचुएशन बेटर है, क्योंकि जो मेन बिजनेस जो नया इनका है उसमें से रेवेन्यू शायद आना शुरू होने की संभावना बढ़ गई है। अभी भी रेवेन्यू नहीं आ रहा, सब फ्री दे रहे हैं, लेकिन कम से कम आगे जाके अब आपको एक डेडलाइन मालूम है जहाँ से रेवेन्यू आना शुरू होगा, कैश फ्लो शायद पॉजिटिव होना शुरू होगा। हालांकि उसके लिए अभी भी शायद 2 साल की अभी भी 2 साल अभी और लगेंगे एबिटा पॉजिटिव होने के लिए। बाकी भी कैपेक्स जो है प्रोग्राम करीब करीब ख़त्म होने को आया है, इसलिए रेगुलर बिजनेस में से भी अब यहाँ पे कैश फ्लो शायद पॉजिटिव आना शुरू हो जाए। तो ओवरऑल सिचुएशन बेहतर है, लेकिन जैसे मैंने कहा जो टेलीकॉम बिजनेस है 2-3 साल तक कम से कम एबिटा नेगेटिव रहेगा, और बाकी जो कैपेक्स उन्होंने किया है उससे भी कोई बहुत ज़्यादा बढ़त नज़र आना थोड़ा सा यहाँ से मुश्किल है। तो मैं नहीं मानता यहाँ से भी बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की संभावना है रिलायंस को, अनलेस मार्केट में एकदम बबल बनना शुरू हो जाए ओवरऑल, तब जरूर रिलायंस चल सकता है। लेकिन ओवरऑल पिछले 6 महीने से बेटर सिचुएशन में आज के दिन है। चंदन, कुछ स्टॉक्स और देखिए, डेल्टा कॉर्प की तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं।
डेल्टा कॉर्प में आज मूव काफ़ी स्ट्रांग मिलता हुआ नजर आया। केईसी इंटरनेशनल, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये स्टॉक लगातार टूटता हुआ स्टॉक और आज निफ्टी स्टोर से बहुत स्ट्रांगली कवर हुआ है। एक तो केईसी इंटरनेशनल दिन के उच्चतम स्तर पे पहुंचा और दूसरा है आरती इंडस्ट्रीज, इस स्टॉक ने भी आज काफ़ी स्ट्रांग मूव दिया है मिड कैप कैटेगरी में। इनमें से केईसी इंटरनेशनल क्योंकि बहुत ज़्यादा टूट चुका है, आज एक बाउंस बैक है। जिन्होंने भी पोजीशंस आज बनाई हो, क्या वो कल सुबह तक का वेट कर सकते हैं? बेहतर टारगेट्स मिलेंगे केईसी इंटरनेशनल? देखिए रजत, केस इंटरनेशनल ओवरऑल अच्छा काउंटर है, बट पिछले 3 महीने से इसने परफॉर्म नहीं किया है। लगातार यहाँ पे डेली बेसिस पे स्टॉक फिसलता जा रहा है। इतना गिरा इसलिए यहाँ पे एक सपोर्ट बेस बाइंग हुई है। लगभग 118-19 का सपोर्ट लेके इसने 125 तक के डाउन देखे हैं। हो सकता है थोड़ा अपस्विंग हो जाए, जिस हिसाब से अपने एटीपी के ऊपर क्लोज हो रहा है। यदि किसी ने पोजीशन ली है तो जरूर कैरी कर सकते हैं। उस कंडीशन में उनको 128-129 तक के लेवल मिल सकते हैं, बट पोजिशनल अभी फिलहाल इस पे व्यू देना मुश्किल रहेगा क्योंकि इमीडिएट ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव टर्न हो चुका है। दूसरा काउंटर जो आप बात कर रहे थे, मेरे हिसाब से आरती इंडस्ट्री, वो काफी यहाँ पे एक बेहतर काउंटर है। इसको ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। यदि आप ईयरली बेसिस या फिर मंथली बेसिस या वीकली बेसिस पे देखें तो लगातार यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस हुई है और हर छोटी मोटी डिक्लाइन के बाद एक नई स्विंग हाई देखने को मिल रहा है। रिसेंटली भी यहाँ पे देखें 635 से लेकर 580 तक की डिक्लाइन देखी और उस डिक्लाइन में नई बाइंग इंटरेस्ट आई और मेरा मानना है कि वापस जो रिसेंट हाई है 635 और उसका ऊपर 650 तक के लेवल भी इसमें बन सकते हैं। जी, मार्केट्स क्लोज होने वाले हैं, 3 मिनट बचे हैं। उससे ठीक पहले इंडेक्स करीब 30 पॉइंट्स के आसपास की वीकनेस दिखा रहा है, 8775 के लेवल्स पर कामकाज कर रहा है। सेंसेक्स में भी 150 अंकों के आसपास की वीकनेस अभी देखी जा रही है। जिन स्टॉक्स ने आज इंडेक्स पर दबाव बनाया है, पहले लूजर्स को देख लेते हैं। उनमें अब देखिए अदानी पोर्ट्स डे लो पर आ चुका है, 3% नीचे ट्रेड कर रहा है। ऑटो स्पेस में बजाज ऑटो, हीरो मोटो ने परफॉर्म नहीं किया, दोनों ही शेयर्स 2 से 2.5% की वीकनेस से ट्रेड कर रहे हैं। प्राइवेट बैंक्स में इंडसइंड बैंक कमजोर है, भारती एयरटेल में करीब 1.5% की कमजोरी देखी जा रही है। टाटा पावर, एसीसी, टाटा मोटर्स, ये कुछ और लूजर्स हैं। बैंक से ही कोटक महिंद्रा बैंक एक और स्टॉक जहां पर वीकनेस दिखी है। कुछ चुनिंदा शेयर्स जिन्होंने आज सपोर्ट लेंड किया है इंडेक्स फोन में, येस बैंक बीते 3-4 दिनों की गिरावट को इसने कल ओवरकम किया और आज एक अच्छी बढ़त लेकर दिन के ऊपरी स्तरों पर 2.5% की बढ़त है। येस बैंक में 1206 के लेवल्स देखे जा रहे हैं। भारती इंफ्राटेल 2% मजबूत 356 के लेवल पर है। आयशर मोटर्स आखिरी के मिनटों में खरीदारी दिखी स्टॉक में और अब 1.5% का मूव लेकर ये शेयर भी ट्रेड कर रहा है। मेटल स्टॉक्स में बाइंग दिखी, हिंडाल्को, टाटा स्टील, सेल, ये सभी शेयर्स 1% के आसपास के गेंस लेकर कामकाज कर रहे हैं। ओएनजीसी करीब 1.25% ऊपर है। सिप्ला, ग्रासिम, पावरग्रिड, ये कुछ और परफॉर्मर्स रहे। ये स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक आपकी स्क्रीन पर जिनकी ओर से स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आई है। पॉन्डी ऑक्साइड्स लाइफ टाइम हाई पर, लक्स इंडस्ट्रीज 16.5% ऊपर, तिलकनगर इंडस्ट्रीज, हाईटेक प्लस अच्छी खरीदारी दिखी। केमिकल्स लगातार ऑन फायर हैं, हमने कंसिस्टेंट बाइंग देखी और आज ये लगातार तीसरा सेशन है जब अच्छी मजबूती पूरी स्पेस में दिख रही है। सुदर्शन केमिकल, बोडल केमिकल, आईजी पेट्रोकेमिकल्स, इन स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी दिखी है। ऑटो स्टॉक्स बीते कई दिनों से टॉप गियर में थे लेकिन आज रिवर्स गियर लगा है। आप देखिए हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, ये सभी शेयर्स लाल निशान में अभी ट्रेड करते हुए। थोड़ा दबाव अभी पूरे ही ऑटो स्पेस में देखा जा रहा है। मिड कैप के चढ़ने वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर जिनमें इंडिया ग्लाइकोल, तिलकनगर इंडस्ट्रीज, मिड लैब्स, कोल्टे पाटिल और गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स हैं। इंडिया ग्लाइकोल्स इनफैक्ट 20% अपर फ्रीज पे बहुत स्ट्रॉन्ग मूव। आज वैसे भी केमिकल स्टॉक्स लाइमलाइट पे थे जिसमें इंडिया ग्लाइकोल्स कंप्लीटली आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया। बाकी मिड कैप स्टॉक्स में विविमित, कोल्टे पाटिल, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स जैसे स्टॉक्स मूव बना। फार्मा शेयर्स का दिन था आज, खासतौर से छोटे मझौले स्टॉक्स जैसे अनु फार्मा, एसएमएस फार्मा, मार्क्सन, इनमें तो तेजी बनी ही। बायोकॉन लीड कर रहा था, वोकहार्ट पे आज स्ट्रॉन्ग मूव 2-2.5% के आसपास की तेजी स्टॉक पे देखने को मिली। होजरी शेयर्स में काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न इमर्ज हो रहे थे। लक्स इंडस्ट्री 16% तेज, रूपा, लवेबल, एप्कोटेक्स जैसे जो स्टॉक्स हैं वहाँ पर आज के सत्र में कमाई होती हुई नजर आई और सबसे ज़्यादा रिटर्न्स मिले लक्स इंडस्ट्रीज में। इनका हाल फिलहाल में एक प्लांट भी शुरू होने वाला अक्टूबर के स्टार्ट में, उसका भी कहीं ना कहीं बाजार ने फैक्टर करने की कोशिश की। साथ साथ चीनी शेयर्स लाइमलाइट में थे, धरानी शुगर्स, राजश्री, उत्तम शुगर, धामपुर शुगर और अपर गैंजेस शुगर में रिटर्न्स मिलते हुए नजर आए। पॉजिटिव साइड पे धरानी शुगर 17% की बढ़त के साथ बंद हो रहा है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आज इंट्राडे बेसिस पे धरानी शुगर पे मिलता हुआ नजर आया। तो कुछ स्टॉक्स जहां पर आज ट्रेडर्स का बायस पॉजिटिव था। इसके अलावा प्राजय इंजीनियरिंग, साथ साथ एटलस ज्वेलरी, शेरॉन बायो, केमफैब एल्कलीज, बहुत स्मॉल कैप जो स्टॉक्स थे, पेनी स्टॉक्स भी मैं कहूंगा जो आज की मार्केट पे आउट परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन निफ्टी की क्लोजिंग हुई 34 पॉइंट गिरकर 8773 के लेवल पे और सेंसेक्स 117 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है। मिड कैप में भी 0.28% के नेगेटिव रिटर्न्स मिले हैं। तो बाजार के लिए आज थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट, ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट बुकिंग। कॉशियस थे ट्रेडर्स क्योंकि फेड पॉलिसी बैठक का आउटकम, उससे पहले कोई बड़ी पोजीशंस मार्केट में बनेगी नहीं। निफ्टी बैंक टूटा। ऑटो इंडेक्स, रियल्टी स्टॉक्स में बिकवाली देखने को मिली। रियल्टी इंडेक्स लगभग 2% के आसपास की गिरावट शो करके गया। मेटल इंडेक्स को आज संभाल लिया टाटा स्टील ने, थोड़े रिटर्न्स पॉजिटिव साइड पे मिल गए जिसका असर था, हरे निशान पे बंद हुआ। आईटी स्टॉक्स टूटे, कंज्यूमर ड्यूरेबल कैपिटल गुड्स में मुनाफा वसूली थी और एफएमसीजी वैसे ही बाजार को अंडर परफॉर्म कर रहा है।
निफ्टी बैंक में आज बिला जुले संकेत थे, जिसके कारण लगभग 43 पॉइंट्स गिरकर बंद हुआ। लेकिन जो प्रॉब्लम एरिया थे मार्केट्स के वो था ऑटो रियल्टी इंडेक्स, जहां पर आज बिकवाली हावी होती नजर आई। जी मिस्टर टंडन, आपकी राय क्या है इस क्लोजिंग पर, और क्या सलाह देंगे इन्वेस्टर्स को फेड आउटकम से पहले? मैं जनरल सलाह यही दे सकता हूं कि इस वक्त मार्केट में मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम है। अगर आपको निवेश करना है तो कम से कम 5 से 10 साल का व्यू लेके चलना चाहिए, और नियर टर्म में बहुत ही फोकस्ड इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, जहां पर कोई स्पेसिफिक रीज़न हो जो आप इन्वेस्ट करें। खाली ग्रोथ के हिसाब से अगर निवेश कर रहे हैं तो मार्केट ऑलरेडी ग्रोथ डिस्काउंट कर चुका है, एटलीस्ट जो विजिबल है।